एग्री होस्ट ओनली रीड नहीं करे तो अच्छा 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 और अभिषेक बाबा जी गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अपने अपने माइक को ऑफ कर लो बेटा। जी शर्मा कौन है ये अपने माइक को म्यूट कैसे कर रखा है? जी शर्मा अभिषेक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? भी नहीं आ रही। एक मिनट रुको बेटा। हाँ भाभी आवाज पहुंच रही है सबके पास में? यस मैम। चलो मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब सब अपने माइक को गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जोर से बोलो मैम। गुड मॉर्निंग यस मैम गुड मॉर्निंग। पानी पीने दो मैम। अब माइक को ऑफ कर दो। सबके सब बच्चे माइक ऑफ कर दो। कर दिए मैम। हाँ बस चलो अब अपन क्लास स्टार्ट कर रही है। ठीक है ना? मैम थोड़ा सा जोर से और बोलो। अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपने लास्ट में पढ़ा था व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ा था? व्युत्पन्न मात्रक। अब मैं थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में सभी बच्चों से पूछूंगी भी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने और जिसको कहा जाए माइक म्यूट करने के लिए वही बच्चा अपना माइक म्यूट करे। आज बिगर फालतू में मेरे पास आवाज आ गई यस मैम नो मैम, जिसको पूछा जाए वही यस मैम नो मैम बोलेगा। ठीक है ना? बाकी कोई बच्चा यस मैम नो मैम नहीं करेगा। चलो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ ताप। देखो बेटा ताप अपन पढ़ने जा रहे हैं। ताप ताप को मापने के 3 पैमाने होते हैं। ताप को मापने के कितने पैमाने होते हैं? 3। देखो जिसमें आपका पहला पैमाना है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस देखो बच्चों डिग्री सेल्सियस को ऐसे प्रदर्शित मैडम थोड़े करते हैं। हाँ थोड़े मोटे लिखो। क्या? थोड़े मोटे लिखो, अक्षर दिखाई नहीं दे रहे इतने छोटे। हाँ मोटे भी बोल रही हूँ ना, सुनाई देगा सबको। ठीक है ना? दिखाई नहीं तो सुनाई भी दे, सुनाई देगा और दिखाई भी देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर लिख रही हूँ और क्लियर दिखाई दे रहा है। डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस दर्शाते हैं। दूसरा ताप का पैमाना होता है
आवाज आ रही है? अपने अकेले कमरे में शांत में बैठो ताकि अदर की आवाज नहीं आए। ठीक है ना बच्चों? चलो, ताप को मापने के 3 पैमाने हैं। डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे दर्शाते हैं। एक होता है केल्विन। केल्विन को किसे दर्शाते हैं? के से। ताप का सबसे बड़ा एसआई मात्रक केल्विन होता है, जो मैंने आपको भौतिक राशियों में भी बता दिया और कल मैंने आपको केल्विन की परिभाषा भी बता दी थी। ठीक है बच्चों? जिस बच्चे का नाम बोला जाए वो बच्चा मुझे केल्विन की परिभाषा बताएगा। जिस बच्चे का भी नाम बोला जाए। दिव्या मीना, दिव्या मीना, बेटा कोई बात नहीं, नहीं आता है तो। निकिता, निकिता, देखो क्वेश्चन के नाम पे कोई नहीं बोल रहा। हाँ वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो। यस मैम। चलो केल्विन की परिभाषा बोलो बेटा। हाँ हाँ शाबाश, बोलो। जल के त्रिक बिंदु के हाँ गतिज ताप का हाँ 1 अपॉन हाँ 273.16 का हाँ। भाग केल्विन कहलाता है। हाँ वेरी गुड। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड निकिता। रोहित नटवारिया, आदित्य, कविता। अरे ये यस मैम। हाँ बेटा, सेकंड की परिभाषा बोलो। सेकंड की, हाँ सेकंड की। सीजियम परमाणु की मूल अवस्था में 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य हुए संक्रमण के संगत विकिरणों की आवृत्ति की अवधि को ही सेकंड कहते हैं। चलो, आप मुझे पता है देख देख के बता रहे हो, लेकिन इससे नो मैम। नहीं। चलो वेरी गुड कविता। चलो बुरा मत मानना इस चीज का, मेरे को ऐसे लग रहा है चलो देख देख के बता रही हो तो भी प्रतीत हो रहा है कि सभी बच्चों ने नोटबुक बना ली, तभी मेरी लाइन टू लाइन बोलते हो तुम। ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। सबसे पहले नोटबुक की जरूरी है और याद भी हो गई। देख देख के कोई नहीं बोल रहा, सब बिना देखे बोल रहे हो, क्योंकि कल इतनी स्लो तरीके से 2 बार रिपीट किया था, इसलिए तुम्हें याद भी हो गया। चलो अगले बच्चे का नाम बोल रही हूँ। आदित्य, सोनम यादव, सोनम यादव। हाँ सोनम Yes, ma'am. यादव, माइक म्यूट हो गया है बेटा। मोल की परिभाषा बोलो। यस मैम। मोल, मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल था। मोल की परिभाषा बोलो। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी होती है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में कार्बन परमाणु की होती है। हाँ हाँ, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल कण है परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन में मूल कणों की संख्या उतनी होती है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में कार्बन परमाणुओं की होती है। वो क्या कहलाती है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, चलो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे अपन पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह सभी बच्चे ध्यान से रखेंगे। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में वापस पूछूंगी मैं क्वेश्चन, सभी ध्यान से सुनते चलेंगे। तो बच्चों ताप को मापने के 3 पैमाने। हाँ हाँ मैंने कहा ना, ओके ओके कोई नहीं बोलेगा जब तक नहीं कहा जाए। ताप को मापने के 3 पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। सबको कैसे दर्शाते हैं मैंने कोष्टक में दर्शा दिया है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो बच्चों, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये मान इनके मध्य अंतराल में होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य। जैसे आप ट्यूशन करते समय करते हो 25 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य मान होते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होते हैं। केल्विन में 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक होता है। 273.15 केल्विन से कहाँ तक होता है? 373.15 केल्विन। ये तो ताप को मापने के 3 पैमाने हैं। अब बच्चों मैं आगे जो चीज बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, उसी के आधार पर अपन को न्यूमेरिकल भी सोल्व करने हैं। तो देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में निम्न संबंध होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में निम्न संबंध होता है। तो आप समझ पढ़ रहे हो कि डिग्री फ़ारेनहाइट आने पर क्या किया जाए और डिग्री सेल्सियस आने पे क्या किया जाए। डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में संबंध, निम्न संबंध होता है। देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट आने पर सूत्र होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये तो किसके बराबर होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। जैसे आपको कह दिया जाए कि भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कीजिए, या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, या फिर सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। तो मैं इनका बताने जा रही हूँ। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये किसकी बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस की बराबर। किसके बराबर है? किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस के बराबर। अरे लड़की बोल रही है, लड़की। That's like classics. अब देखो, इसी प्रकार अपन ने, ये तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध हो गया। इसी तरह केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध करेंगे। तो देखो, केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध, केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध, केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध करोगे। आप सभी बच्चों को पता है केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273.15। ये तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध है, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट व किस में संबंध है? डिग्री सेल्सियस में संबंध है। ओके बच्चों, जैसे अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में परिवर्तित करना है? फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। तो देखो, आपके सामने बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। डिग्री सेल्सियस आई है, किस में चेंजिंग हो रहा है? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर बोलो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32।
देखो बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। डिग्री सेल्सियस का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 25। तो डिग्री सेल्सियस की जगह कितने लिख दोगे? 25 प्लस क्या कर दोगे? 32। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा 25 प्लस कितना लिखोगे? 32। बोलो पचम कितने होते हैं? 25। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9×5 45 प्लस 32 कितने हुए? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका आंसर कितना आ गया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने पर आप अगर को फ़ारेनहाइट पूछा जा रहा है तो मैंने आपके सामने फ़ारेनहाइट का सूत्र लिख रखा है। अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करवाया जा रहा है तो मैंने आपके सामने डिग्री सेल्सियस का सूत्र लिख रखा है। अगर केल्विन में करवाया जा रहा है तो आपके सामने केल्विन का सूत्र है। ठीक है, इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में परिवर्तित करोगे? सेल्सियस में। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से कर सकते हो। डिग्री फ़ारेनहाइट का सूत्र लगा के भी कर सकते हो और डिग्री सेल्सियस का सूत्र लगा के भी कर सकते हो। डिग्री फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाओ। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया गया है? 100। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं? 100 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस आपको ज्ञात करनी है, प्लस क्या हो गया? 32। अब डिग्री सेल्सियस ज्ञात करनी है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 माइनस 32। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 100 में से 32 गए तो कितने बच जाएंगे? 68/9 गुणा 5 कितने आए? 40। 34/9 बोलो कितना आंसर आ गया? 9 27 37 7 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर बच्चों तुम इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस का सूत्र लगा के भी तुम इसको कर सकते हो। देखो ऊपर नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना यहाँ पे? नहीं मैम, दिख रहा है मैम। दिख रहा है ऊपर का। देखो चलो माइक ऑफ करो। डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इससे भी तुम कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस पूछा है, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना? 100 माइनस 32, वो का वही आंसर आएगा। 100 में से 32 माइनस करोगे तो 68। 68 गुणा 5/9 वही 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपके सामने दोनों सूत्र प्रस्तुत किए हैं, किसी से भी तुम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो आपका टॉपिक था ताप। ताप को कितने पैमानों में मापा गया है? 3 में। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। डिग्री सेल्सियस का मान किस किस के मध्य होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य। डिग्री फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन। अब देखो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध था? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध किया। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15।
आपने 2 क्वेश्चन किए। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज किया? फ़ारेनहाइट में। इसका मतलब फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाओगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह आपने कितना लिख दिया? 25 प्लस 32। सोल्व किया तो आपके पास आंसर आया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस बेटा ये माइक किसका ऑन चल रहा है? अरे टुक 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 कौन कर रहा है ये? समीर, समीर अपने माइक ऑन म्यूट करो। अब की बार मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि माइक को अनम्यूट करो, डायरेक्ट उसको क्लास से निकाल दूंगी, ध्यान रखना। फिर वो बच्चा जब तक आईडी नहीं मिलेगी तब तक क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है? चलो, तो ये आपका कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? ताप। अब देखो, जिस भी बच्चे को बोला जाए चलो बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम थ्योरेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना नियमों को। 5 नियम है रासायनिक संयोजन के। तो अपन आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रासायनिक संयोजन के नियम। टॉपिक है आपका रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें आपका पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिस भी बच्चे को पूछा जाए वही बच्चा मुझे जवाब देगा, तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाऊंगी मैं आगे, क्योंकि कल मैंने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया था। सवेता, सवेता बेटा जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ बेटा, द्रव्यमान की परिभाषा बोलो फटाफट। मैम मैंने आज ही क्लास ली है केमिस्ट्री की। और बाकी टाइम किसकी लेती थी? मैम कल क्लास ली नहीं थी। क्यों? मैम कल फोन पापा ले गए थे। अच्छा अच्छा, तो आज ही पढ़ी है मतलब तू? हाँ। परसों केमिस्ट्री की क्लास ली थी बेटा, झूठ मत बोलना, मेरे पास सब रिकॉर्ड भी है। परसों ली थी क्या? आज से ली है मैम। अच्छा, आज से ज्वाइन की है। चलो सविता। अंकित शर्मा, मैंने भी आज से ज्वाइन की है। हाँ कल तेरे से बात हुई थी, आज से ही ज्वाइन की है। अभिषेक चौधरी, यस मैम। हाँ चलो बेटा, द्रव्यमान की परिभाषा बोलो फटाफट। पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत हो। पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है क्या कहलाता है? द्रव्यमान। वेरी गुड अभिषेक चौधरी, माइक अनम्यूट कर लो बेटा। चलो, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कल मैंने द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ाया था। द्रव्यमान की परिभाषा बताई थी, पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहलाता है? नियम। तो पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है उसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी बताऊंगी, सॉरी नियम बोल दिया है। सबसे पहले परिभाषा बता रही थी, पदार्थ की वह मात्रा जो सदैव नियत रहती है क्या कहलाई थी? द्रव्यमान।
फिर नीचे आपने भार की भी किया था। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा गया था? भार कहा गया था। द्रव्यमान को किससे दर्शाया था? W से भार को किससे? W से, द्रव्यमान को M से, गुरुत्वीय त्वरण को G से। तो बताओ W बराबर क्या सूत्र बन गया था? mg, यही बना था ना। चलो माइक को ऑफ कर लो सबके सब। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कितनी अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है, कोशिश करो कि हमारे क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? यह नियम लाउसी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लाउसी। लाउसी नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। देखो जैसे A और इससे क्या बन रहा है? B। A तो क्या है? क्रिया कारक, और B क्या है? उत्पाद है। यानी क्रिया कारक भाग लेते हैं और बनते कौन है? उत्पाद बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का दूसरा नाम ही क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। वही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो बच्चों, जितना द्रव्यमान क्रिया कारक का होगा उतना ही द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों का होगा। वो ही क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। द्रव्यमान तो सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। अर्थात द्रव्यमान तो संरक्षित रहता है। यही किसका नियम कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने बताया, लाउसी नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, अपनी क्लास स्टॉप हो, कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा जब तक मैं नहीं कहूँ दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास को। मैं 2 मिनट में वापस चालू कर दूंगी, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण 30 मिनट के बाद में क्लास अपनी रुक जाती है। तो आप बच्चों क्लास मत छोड़ना जब तक मैं नहीं कहूँ। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, रोजाना ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगी, आज बता दी है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने एग्जाम्पल लिया है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है? क्रिया कारक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पाद क्या बन रहे हैं? CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालोगे, बोलो कैल्शियम का कितना होता है? 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान कितना? 40। इसी प्रकार कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6, द्रव्यमान 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान 16। आपके पास कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो बोलो 16 3 48, जोड़ोगे तो कुल द्रव्यमान कितना आया है? 100 आया है। कितना आया? 100। इसी प्रकार इधर भी 100 आना चाहिए।
कैल्शियम का बोलो 40 प्लस 16 कितना आया? 56 आया। इसी प्रकार CO2 का बोलो 12 प्लस 32 बोलो कितना आया? 44। तो बेटा 56 और 44 कितने हो गए? 100। यही बात मैंने आपको नियम में समझाई है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जाता है। द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यही क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? लाउसे नामक वैज्ञानिक ने। ओके बच्चों, सबको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आया? सबको द्रव्यमान यस संरक्षण मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। ओके ओके, चलो यस मैम। अब अपने माइक को अनम्यूट कर लो। अब मैं आपको रासायनिक संयोजन के नियम में दूसरा नियम पढ़ाने जा रही हूँ। स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपका दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या इसका दूसरा नाम है स्थिर संगठन का नियम। स्थिर संगठन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। देखो बच्चों, स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम क्या होता है? यह नियम एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम प्रतिपादन किया था। जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम या किसका नियम प्रतिपादित किया था? स्थिर संगठन का नियम। अब देखो ये क्या होता है। इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित यौगिक, चलो नियम बाद में पढ़ाऊंगी, जिस भी बच्चे का नाम पूछा जाए वो पहले मुझे यौगिक बताएंगे ताकि दूसरे जो आज बच्चे जुड़े हैं उनको भी पता चले कि आपने यौगिक में क्या पढ़ा है। रोहित, रोहित, रोहित। यस मैम। हाँ बेटा, यौगिक बोलो। यौगिक किसे कहते हैं? मैं जुड़ा हूँ।